हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे द इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज़ हैं उनको कवर करते हैं। तो आज है 6 अक्टूबर और आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली हैं वो होंगी सर क्रीक भारत पाक सीमा विवाद, यानी कि जो सर क्रीक है उसके ऊपर भारत और जो पाकिस्तान है उसके बीच में क्या विवाद चल रहा है, उसको जो है हम उसका जो इतिहास है उससे लेकर आज तक का कि जो राजनाथ हैं उनके द्वारा जो पाकिस्तान को 2 अक्टूबर को जो घोषणा की गई थी उसके बारे में भी, और पाकिस्तान ने उसके जवाब में क्या कार्रवाई करने को कहा है उसके बारे में भी। और आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी दार्जिलिंग संकट, यानी कि जो दार्जिलिंग है उसके अंदर जो मानवीय संकट यानी कि जो लैंडस्लाइड हो रही हैं उनसे वहाँ पर कितनी मौतें हुई हैं या फिर कितना जो नुकसान है वहाँ की जनता को झेलना पड़ रहा है, और जो ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनके पीछे का रीज़न क्या है। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज़ रहने वाली है वो होगी सर क्रीक दशकों पुराना भारत और जो पाकिस्तान सीमा विवाद का स्थल हमेशा से ही रहा है। तो जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है उस बारे में जानने से पहले हम इसकी जो पृष्ठभूमि है यानी कि जो इतिहास है, जैसा कि इससे जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने कहा था कि आज से हम जो कोई भी न्यूज़ करेंगे उसका जो पहले का इतिहास रहा होगा उससे लेकर आज तक के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो एक टॉपिक है वो पूर्ण रूप से जो है कंप्लीट हो जाए, कि उससे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन जो है वो क्यों ना आए, हम करने में सक्षम रहें। तो सबसे पहले जो सर क्रीक है वो क्या होता है। तो जो सर क्रीक है यह गुजरात का जो कच्छ का रण है वहाँ की दलदली निर्जल जो क्षेत्र है उसके लगभग 96 किलोमीटर लंबी एक ज्वारीय खाड़ी है जो कि अरब सागर में खुलती है। यह भारत का जो गुजरात राज्य है वहाँ का जो कच्छ का इलाका है और पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसके बीच में प्राकृतिक जो सीमा है उसको बनाता है। और जो ये एरिया है इसके अंदर कीचड़ भरा पड़ा है, दलदली और जो कठिन जो है बहुत ही कठिनाई वाली जो है वो ये है जहाँ पर सांप बिच्छू और जो कीचड़ है उसके कारण मानवीय जो गतिविधियां हैं वो बहुत ही सीमित रहती हैं, यानी कि बहुत ही कम जो वहाँ पर गतिविधियां हैं वो की जाती हैं। और जो इसका नाम है यानी कि मूल रूप से जो इसका नाम है वो पहले बनगंगा हुआ करता था, लेकिन जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके द्वारा इसका नाम सर क्रीक जो है वो रखा गया। तो जो विवाद है इसकी शुरुआत कब से हुई। 1914 के अंदर जो बम्बई गवर्नमेंट जो रेजोल्यूशन है यानी कि बम्बई गवर्नमेंट रिजोल्यूशन से जो है इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें कि कच्छ और जो सिंध के बीच की सीमा है उसकी व्याख्या पर असहमति जो है वो हुई थी, यानी कि उस समय पर भी इनके बीच में कोई जो फैसला है वो नहीं हुआ था। तो बात करें कि यह समस्या जो है कब से उत्पन्न हुई। जब 1947 में भारत और जो पाकिस्तान है उनका विभाजन हुआ था तो उसके बाद में गुजरात भारत के पास ही जो है वो रह गया, जबकि जो सिंध है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जिससे कि जो ये एरिया है वो विवादित हो गया। और 1965 के अंदर जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके दौरान कच्छ के रण के पर जो है उनका संघर्ष भी हुआ था। और 1968 में एक अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रिब्यूनल है उसने रण के अधिकांश हिस्से पर भारत को 90% जो अधिकार है वो दे दिया था, लेकिन जो सर क्रीक है उसका मुद्दा फिर भी अनसुलझा ही जो है वो रह गया, यानी कि दोनों देशों के बीच में इस पे सहमति नहीं बनी। लेकिन दोनों जो देश हैं भारत और जो पाकिस्तान इनके द्वारा जो अपने अपने दावे हैं वो किए जाते हैं। तो जो दोनों पक्ष हैं उनके द्वारा किए जाने वाले दावे क्या हैं। तो पाकिस्तान क्या दावा करता है कि 1914 के जो रेजुलेशन है उसके पैराग्राफ में
नौ के आधार पर जो सीमा है क्रीक का पूर्वी किनारा उस पर है, जिससे कि पूरा जो क्रीक है वो सिंध यानी कि जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो बन जाता है। पाकिस्तान का तर्क यह है कि जो थालवेग का सिद्धांत है उसके नौगम्य जो मार्ग है उसके मध्य में जो रेखा है वह केवल नदियों पर लागू होती है, न कि जवारीय खाड़ी पर। और जो ये कच्छ का रण है यह तो एक जवारीय खाड़ी जो है वो है, इसलिए यह इस पर लागू नहीं होती। और अगर बात करें तो जो भारत है वो इस पर क्या दावा करता है, तो 1914 का जो रेजुलेशन का पैराग्राफ था उसके 10 और जो 1925 का जो नक्शा है उसके आधार पर सीमा जो है क्रीक के मध्य से होनी चाहिए, क्योंकि उच्च जवार पर नौगम्य है। और जो भारत का थालवेग का सिद्धांत है उसका हवाला देता है जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून यानी कि जो UNCLOS है उसके अनुरूप है। तो दोनों ही देश जो हैं अपने अपने अलग अलग दावे जो हैं वो पेश करते हैं, और इसीलिए ही जो है उनके बीच में जो ये सर्क क्रीक का एरिया है इसको लेकर समझौता जो है वो नहीं हो रहा। दूसरा, इस जो एरिया है इसका महत्व क्या है, यानी कि जो ये एरिया है ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए जानते हैं इस एरिया के महत्व। तो जो आर्थिक महत्व जाने तो जो ये एरिया है यहाँ पर तेल गैस के जो संभावित भंडार हैं और मछली पकड़ने का यह एक बड़ा केंद्र है। हजारों जो मछुआरे हैं दोनों देशों से प्रभावित होते हैं, वे अक्सर अनजाने में ही जो है वो सीमा को पार कर लेते हैं, यानी कि उन्हें यह पता नहीं होता कि जो ये रेखा बता रही हैं वो कहाँ खींची गई है, तो पानी में तो वो दिखाई देती नहीं। इसीलिए जो मछुआरे हैं कई बार सीमा को पार कर देते हैं, जिस कारण जो है अगर पाकिस्तान के भारत के अंदर आ जाते हैं तो भारत उनको गिरफ्तार कर लेता है, और अगर भारत के पाकिस्तान की साइड चले जाते हैं यानी कि सिंध के एरिया में चले जाते हैं तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो ये अनसुलझा विवाद है कि जो EEZ है इसके निर्धारण को रोकता है, जिससे कि जो अन्वेषण है वो भी रुक जाता है। और अगर बात करें इसके सामरिक महत्व की तो जो सर्क क्रीक यानी कच्छ का जो रण है उसके पास में 1965 के अंदर जो युद्ध हुआ था उसका यह प्रमुख स्थल था। जो नियंत्रण है उससे समुद्र की जो निगरानी या फिर जितने भी व्यापारिक मार्ग हैं वे सुरक्षित होते हैं। भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी कि जो BSF है यहाँ क्रीक का जो क्रोकोडाइल कमांडो है वो यहाँ पर तैनात रहते हैं, जबकि जो तट रक्षक यानी कि जो कोस्ट गार्ड हैं और जो नौसैनिक गश्त जो हैं वो करती हैं। और अगर बात करें पारिस्थितिकी की तो जो ये प्रवासी पक्षी हैं जैसे कि जो फ्लेमिंगो होते हैं उनके आवास का स्थान है। जो जैव विविधता है इससे यह भरा पड़ा है, यानी कि जैव विविधता यहाँ पे भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और जो पाकिस्तान है उसका LBOD की जो नहर है यानी कि जिसका निर्माण 1987 से 1997 के बीच जो है किया गया था, उससे प्रदूषित पानी डालना सिंधु जो जल संधि है उसका उल्लंघन माना जाता है। यानी कि पाकिस्तान के द्वारा जो है एक नहर बनाई गई है जिससे कि इस जो एरिया है यानी कि जो कच्छ का इलाका है इसके पानी के अंदर जो है वो गंदा पानी डाल दिया जाता है और जो सिंधु जल संधि है उसका उल्लंघन करते हैं। तो जो भारत है उसको इससे नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। और अगर अब बात करें कि प्रमुख घटनाओं की कि जितनी भी घटनाएं हुई उनमें जो वार्ताएं हुई उनमें क्या हुआ कि क्या इनके बीच में कोई सुलह हुई या फिर नहीं हुई। तो 1965 का जो युद्ध हुआ था उसका वो जो युद्ध था कच्छ के रण पर जो है संघर्ष हुआ था, लेकिन इसके अंदर भी जो सर्क क्रीक है वो अनसुलझा ही रह गया। और 1997 से 2012 तक जो 12 दौर की द्विपक्षीय वार्ताएं हुई, लेकिन इन जो ये वार्ताएं हुई इनमें भी कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। 2007 से 8 में संयुक्त सर्वेक्षण और जो नक्शे का आदान प्रदान भी जो है वो किया गया, यानी कि पूर्ण रूप से इसका सर्वेक्षण किया गया या फिर जो इसका नक्शा था उसको यानी कि भारत ने नक्शा जो है वो पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान ने भारत को दिया। तो इस प्रकार से जो नक्शा है उसका भी आदान प्रदान किया गया।
और 1999 में सर क्रीक पर पाकिस्तानी निगरानी जो विमान है उनको गिराया गया था। जो 2015 है उसमें व्यापक दोनों देशों के बीच में व्यापक द्विपक्षीय संवाद में सर क्रीक शामिल, लेकिन जो पठानकोट के हमले हैं 2016 के बाद यह फिर से रुक गया और 2019 में जो पाकिस्तान है उसने अतिरिक्त जो बटालियन है उसको तैनात कर दिया और भारत ने जो है अपनी गश्त को बढ़ा दिया। और अगर बात करें 2025 की घटनाओं की, तो जो मई था यानी कि मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था उसके दौरान किया गया था, जिसमें 26 लोगों की जानें गई थी। तो उसके दौरान ऑपरेशन जो सिंदूर किया गया था, उस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 400 ड्रोन से है जो सर क्रीक सहित 36 जो स्थान हैं उन पर हमला किया गया। अक्टूबर में जो पाकिस्तान है उसने सैन्य निर्माण को और बढ़ाया, जिससे कि एयर स्ट्रिक्ट जो कैंटोनमेंट और विशेष जो बटालियन है वह शामिल हुए। और अगर बात करें हाल ही की, तो 2 अक्टूबर 2025 को गुजरात के अंदर यानी कि जो गुजरात के भुज का जो इलाका है वहाँ पर दशहरे के अवसर पर सशस्त्र पूजा के दौरान जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सर क्रीक का एरिया है उसमें किसी भी दुस्साहस का जवाब इतना सख्त होगा कि जो पाकिस्तान है उसका इतिहास या फिर जो भूगोल है दोनों ही बदल कर रह जाएंगे। उन्होंने 1965 का जो युद्ध था उसका हवाला देते हुए याद दिलाया कि कराची का एक रास्ता सर क्रीक से होकर गुजरता है। यह चेतावनी पाकिस्तान द्वारा सर क्रीक के जो आसपास सैन्य निर्माण जो है बढ़ाने के संदर्भ में जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उनके द्वारा कही गई। और 4 अक्टूबर को जो पाकिस्तान है उसके द्वारा अरब सागर में मिसाइल अभ्यास जो कि 9 या 10 अक्टूबर को होने की संभावना है उसकी घोषणा की गई, जो कि राजनाथ के द्वारा जो चेतावनी दी गई थी उसके 2 दिन बाद ही जो है वो आई। अब हमने जो ये न्यूज़ को कवर किया है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा ये 2015 में प्रीलिम्स का जो जीएस पेपर 1 है उसके अंदर आया हुआ है। तो जो पर्सन क्या है कि हाल ही की जो खबरें हैं उनमें रहा कच्छ का जो रण है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अंदर, राजस्थान में, उड़ीसा में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर रहने वाला है गुजरात में। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जो सर क्रीक है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन से जो कथन हैं वो सही हैं। तो यह एशिया का सबसे बड़े मछली पकड़ने का जो एरिया है उसमें से एक है। नंबर 2, क्या यह गुजरात का जो कच्छ का इलाका है और जो पाकिस्तान के सिंध का प्रांत है उसको अलग करता है, या फिर यह भारत और जो पाकिस्तान है उनके बीच में अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उस पर एक विवादित क्षेत्र है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? केवल 1 या फिर 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो इसका जो आंसर है वो रहने वाला है 1, 2 और 3, ऑल ऑफ द अबव। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत और जो पाकिस्तान है उसके बीच में विवादित जो एरिया है सर क्रीक निम्नलिखित में से क्या है? क्या वह एक पहाड़ी दर्रा है, जवारीय चैनल है, हिमनद है या फिर एक रेगिस्तान है? तो हमने न्यूज़ के अंदर कवर किया है कि यह एक जवारीय एरिया है, यानी कि ये एक जवारीय चैनल है। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर क्रीक मुद्दा भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में विवादित है? तो किसके बीच में विवादित है? क्या यह एरिया भारत और चीन के बीच विवादित है, पाकिस्तान और भारत के बीच विवादित है, बांग्लादेश और भारत के बीच, या फिर भारत और नेपाल के बीच?
तो जो ये एरिया है यह पाकिस्तान और जो भारत है उसके बीच में विवादित है। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड आज का हमारा जो मेंस का क्वेश्चन रहने वाला है, यानी कि हमें जो ये टॉपिक है जो हम पढ़ते हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है, यह जीएस पेपर जो 2 है उसके अंदर आते हैं। तो भारत और जो पाकिस्तान है उसके बीच में सर क्रीक विवाद की प्रकृति पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखें और यह भी अभी तक क्यों अनसुलझा है, इस बारे में भी जो है वो बताने की कोशिश करें। जो ये कच्छ का रण या फिर जो क्रीक है, यानी कि हमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है इसके अंदर सर क्रीक को लेकर नहीं मिलेंगे, बल्कि कच्छ का रण लिखा हुआ मिलेगा या फिर इसकी जगह कुछ और शब्द मिलेगा। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी वह दार्जिलिंग के अंदर जो आपदाएं आई हुई हैं उसको लेकर रहेगी कि जो यह किस कारण से है, जो असंतुलित विकास है या फिर जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए संस्थागत इच्छा शक्ति की जो कमी है दार्जिलिंग को संकट की ओर धकेल रही है, जिससे कि जो ये एरिया है उसके साथ साथ भारत की आर्थिक और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके हितों को भी जो नुकसान है वो झेलना पड़ रहा है। तो जो दार्जिलिंग है उसमें आपदा, असंतुलित विकास, जलवायु परिवर्तन और जो संस्थागत कमजोरियां हैं उनका संकट दार्जिलिंग में बना हुआ है। चलिए इसकी हिस्ट्री जानते हैं कि जो ये न्यूज़ है, यानी कि जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं दार्जिलिंग के अंदर वह क्यों हो रही है। तो जो दार्जिलिंग है हिमालय की गोद में बसा हुआ है, यानी कि दार्जिलिंग हिमालय के अंदर जो है वो मौजूद है और यह एक बहुत ही सुंदर पर्यटन का क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर घूमने के लिए जो है वो पर्यटक आते रहते हैं और यह एक चाय उद्योग का एक इम्पोर्टेंट जो केंद्र है वो भी है। आज यह एक गंभीर संकट से जूझ रहा है। 6 अक्टूबर 2025 को जो जारी रिपोर्ट है, अगर उसके अनुसार देखें तो पिछले जो 24 और 48 घंटे हैं उसमें मूसलाधार जो बारिश और भूस्खलन ने जो पूरा उत्तर बंगाल है उसको तबाह कर दिया है। दार्जिलिंग का जो जिला है उसमें कम से कम 23 लोगों की मौतें जो हैं वो हो चुकी हैं और बहुत से जो लोग हैं वो लापता हैं। जो मिरिक, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कोच बिहार, अलीपुरद्वार और जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जैसे जो इलाके हैं वह पूरी तरह से कटे हुए हैं। सड़कें हैं वो अवरुद्ध हो गई हैं, पुल ढह गए हैं, बिजली पानी की जो आपूर्ति है वो चरमरा गई है, पर्यटक वहां पर फंस गए हैं और जो स्थानीय लोग हैं 27 सालों में उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 27 सालों में ऐसी तबाही जो है वो पहली बार हो रही है। यह केवल एक मौसमी घटना नहीं है बल्कि यह असंतुलित विकास, जलवायु का परिवर्तन और जो संस्थागत इच्छा शक्ति है उसकी कमी का परिणाम है, जो न केवल क्षेत्र को धकेल रहा है बल्कि भारत के जो आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित हैं उनको भी खतरे में डाल रहा है। और अगर बात करें वर्तमान की कि जो आपदा है इसका तात्कालिक जो चित्रण है वो क्या है, यानी कि वहाँ पर क्या क्या नुकसान हुआ है या फिर कितनी मौतें हुई हैं। तो जो मिरिक है उसमें भूस्खलन के कारण 13 से अधिक जो मौतें हैं वो हो चुकी हैं, लेकिन कुछ जो सोर्स हैं उनसे 23 की पुष्टि भी जो है वो की जा रही है और कई गांव जो हैं वो बाढ़ या फिर जो मलबा है उसके अंदर दब गए हैं। जो सिलीगुड़ी मिरिक का मार्ग है उसका लोहे का पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है और नदी के किनारे जो घर थे वो भी बह गए हैं। बुनियादी ढांचे का जो ध्वंस है, यानी कि जो सड़कें हैं, बिजली की लाइनें हैं या फिर जो संचार की जितनी भी व्यवस्था है वो चरमरा गई है। दार्जिलिंग और जो उत्तरी सिक्किम है वो अलग थलग पड़ गए हैं और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश रुकने तक जो राहत है वो बहुत ही मुश्किल है। तो जो प्रभावित आबादी है, यानी कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी कितनी आबादी जो है इससे प्रभावित हुई है। तो जो हजारों पर्यटक हैं या फिर जो स्थानीय निवासी है वो वहाँ पर
फंसे हुए हैं। राहत जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन पहुंच की जो समस्या है वो अभी भी बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी दौरा करने वाली हैं और यह जो घटना है वो 2023 और जो 24 है उसकी तुलना में बहुत अधिक मात्रा में घातक है, जो कि जब जलवायु परिवर्तन से प्रेरित आपदाओं ने उत्तर पूर्व में 500% जो अधिक नुकसान जो है इस बार किया है। यह किस लिए हो रहा है जाने तो जो असंतुलित विकास है इसका कारण बताया जा रहा है। जो अनियंत्रित निर्माण है, जैसे कि जो पहाड़ी ढलाने हैं उन पर मल्टी स्टोरी जो इमारतें और जो सड़कें हैं वो बिना पर्यावरण या जो मूल्यांकन है उसके बनी हुई हैं। और जो भू संकलन है वह संभावित क्षेत्रों जैसे कि जो मिरिक है उसमें तोड़फोड़ ने मिट्टी को अशिथिल जो है वो बना दिया है। दूसरा कारण है कि जो वनों की कटाई है या फिर जो भूमि है उसका उपयोग। तो ब्रिटिश काल से ही जो चाय के बागान हैं उनके लिए वनों की कटाई और अब जो पर्यटक हैं उनके नाम पर और अधिक जो है बढ़ रही है, जिससे जो मिट्टी है उसका कटाव 30 से 40% तक बढ़ गया है, जो कि इस भूसंकलन का प्रमुख कारण जो है वो रहा है। और अगर बात करें परिणाम की तो 2021 में चाय का जो उत्पादन है वो 67 लाख किलोमीटर तक गिर गया। और जो राजनीतिक स्थिति है और जो जलवायु परिवर्तन है और मिट्टी की जो शरण है उससे पर्यटकों की जो भीड़ भाड़ है वो बढ़ गई है, लेकिन बुनियादी जो ढांचा है जैसे कि जो जल निकासी की प्रणाली है वो अभी भी अपर्याप्त बनी हुई है। और जो जलवायु परिवर्तन है जैसे कि अनियमित जो वर्षा है, जो जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका विलंब और जो मानसून है उससे टकराव, अचानक बाढ़ और जो भूसंकलन है उसका कारण बना है। 1960 से जो आपदाएं हैं उनकी संख्या 70% तक बढ़ गई है। और जो तापमान है उसमें भी वृद्धि दर्ज की गई है कि जो हिमनद का पिघलाव है उससे नदियों की अनियंत्रित जो लेखी है अनियंत्रित जो है वो बढ़ गया है। यानी कि जैसे जैसे हिमनद पिघल रहे हैं तो नदियों का जो पानी है उसमें उछाल आ रहा है, लेकिन जो सूखे हैं वह भी जो है इससे बढ़ गए हैं। दार्जिलिंग है उसका औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जो कि वर्षा का जो पैटर्न है उसको बदल रहा है। जल संकट, तो जो जल का स्तर है यानी कि उसमें गिरावट देखी जा रही है। भूजल 20% से भी कम हो गया है, लेकिन बाढ़ से जो प्रदूषण है वो हो रहा है। और जो चाय के बागान हैं उन पर भी इसका असर जो है यानी कि उसकी जो उत्पादकता है उस पर इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। 10 से 15% जो है वो चाय बागानों की जो उत्पादकता है वो घट गई है। और अगर बात करें वैश्विक रिपोर्ट की, जैसे कि जो IPCC है वह बताती है कि हिमालय का जो एरिया है यानी कि जो 2100 तक 17% जो भूमि है उसको खो सकता है, जो कि दार्जिलिंग जैसे जो स्थान हैं उनको सबसे अधिक प्रभावित करेगा। और जो संस्थागत इच्छा शक्ति है उसमें भी कमी के कारण यह सब जो है वो देखने को मिल रहा है। जो नीतियाँ या फिर जो कागज हैं उनके अंदर ही सिमट कर रह गई हैं। तो जो योजना है उसका अभाव इसका एक मुख्य कारण है। जैसे कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान है 2016 मौजूद, लेकिन जो कार्यान्वयन है वो अभी तक शून्य है। यानी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान था 2016 का वो तो मौजूद है, लेकिन उसके कार्य करने की जो क्षमता है वो शून्य है। और चेतावनी जो प्रणाली है वह कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। और जो निकासी की योजनाएं हैं वो ज़मीनी नहीं हैं। और जो समन्वय है उसके अंदर कमी, जो केंद्र राज्य यानी कि जो पश्चिम बंगाल है और जो स्थानीय निकाय हैं जैसे कि जो दार्जिलिंग का म्यूनिसिपल है उसके बीच में टकराव भी देखने को मिल रहा है। और जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जैसी योजनाएं हैं वो अभी तक व्यवस्थित जो है वो नहीं हुई हैं। दूसरा, जो वित्तीय बाधाएं हैं यानी कि आपदा राहत का जो फंड है NDRP
की जो पहुंच है, यानी कि उन तक जो ये राहत का फंड है वो बहुत देरी से पहुंच रहा है। और जो राजनीतिक अस्थिरता है, जैसे कि जो गोरखा आंदोलन है, उसके विकास को बाधित कर रही है। और इसका परिणाम क्या रहा है कि जो निम्न आय वाले जो एरिया हैं उनके अंदर संस्थाएं कमज़ोर, और जहां आपदाएं हैं वो जो डीजीपी है, आई मीन जीडीपी को 2.5% जो नुकसान है वो पहुंचा रही है। और जो आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके क्या इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो जो आर्थिक हानि है, यानी कि जो चाय का निर्यात है, भारत का 10% का जो हिस्सा है वो उससे प्रभावित हुआ है। और 2025 में 20% की जो गिरावट है वो संभव है। जो पर्यटन है उससे सालाना 500 करोड़ का जो नुकसान है वो झेलना पड़ेगा। और कुल मिलाकर उत्तर जो बंगाल है उसकी अर्थव्यवस्था को 1 से 2% तक का जो झटका है वो देखने को मिलेगा। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, यानी कि जो सीमा का एरिया है, नेपाल और जो भूटान है उससे सटा हुआ है, उसमें अस्थिरता, जैसे कि जो सड़कें हैं वो अवरुद्ध होने से सेना की गतिशीलता प्रभावित हो रही है। जलवायु के जो शरणार्थी हैं वो बढ़ रहे हैं, जो कि सीमा का जो विवाद है उसको और अधिक भड़का रहे हैं। और हिमालय की जो स्थिरता है भारत की खाद्य सुरक्षा, यानी कि जो कृषि है उसको भी प्रभावित कर रही है। और जो जल संसाधन है, यानी कि जैसे कि जो गंगा का बेसिन है उसके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज जो है हम इस न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी प्रीलिम्स और जो मेंस के क्वेश्चन हैं उनको भी कवर करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन का प्रमुख कारण है? भूकंप, अनियोजित निर्माण, सी भारी वर्षा, डी उपरोक्त सभी। तो इनका आंसर रहने वाला है उपरोक्त सभी, भूकंप, अनियोजित निर्माण, भारी वर्षा। जो दूसरा क्वेश्चन है कि जलवायु के परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जलवायु परिवर्तन से मानसून की अनियमितता बढ़ रही है, हिमनद पिघलाव से नदियों के अंदर बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है, या फिर दिन जो दोनों हैं, यानी कि सी जो ऑप्शन है दोनों, ए और बी, या फिर डी कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है उससे मानसून की अनिश्चितता भी बढ़ रही है, और जो हिमनद है उनके पिघलाव से नदियों में पानी का जो स्तर है वो भी बढ़ गया है। आज का जो तीसरा क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के जो कार्य हैं उनके अंतर्गत क्या क्या शामिल है? आपदा जोखिम का न्यूनीकरण, बी है आपदा के बाद राहत और पुनर्वास, सी है दोनों, ए और बी, और डी है केवल नीति निर्माण। तो जो आंसर रहेगा वो होगा सी, दोनों, ए और बी। अब जो है हम जो मेन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो देखेंगे, लेकिन अगर बात करें तो जो ये टॉपिक है यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि GS 1 से रिलेटेड है या फिर GS 2 से रिलेटेड है। यह जो टॉपिक है यह GS 1 से भी, GS 2 से भी और GS 3 से भी, और अगर बात करें तो निबंध से भी रिलेटेड है। तो आज की जिस न्यूज़ के अंदर हम एक क्वेश्चन नहीं करेंगे, बल्कि अगर यह हमारे 4 पेपर के अंदर आता है तो चारों का जो है एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो 2018 के अंदर मुख्य परीक्षा यानी कि जो GS 1 है उसमें पूछा गया प्रश्न है कि हिमालय का जो एरिया है उसमें शहरीकरण और जो पर्यावरणीय गिरावट है उसके बीच में क्या संबंध है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो 2020 में GS जो 3 पेपर होता है उसके अंदर आया हुआ है। तो भारत में आपदा प्रबंधन की चुनौतियों का विश्लेषण करें और आपदा प्रतिरोधी जो बुनियादी ढांचे हैं उनके प्रकाश पर महत्व डालें। 2019 के अंदर जो मुख्य परीक्षा हुई थी निबंध की, उसके अंदर भी हमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखने को मिला था कि पर्यावरण जो संरक्षण और आर्थिक विकास
क्या ये दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं? और 2021 में जो GS2 है उसके अंदर भी हमें जो क्वेश्चन है वो देखने को मिला था। तो वो क्वेश्चन क्या था कि भारत में केंद्र और जो राज्य सरकारें हैं उनके बीच में समन्वय की जो कमी है उसका विकासात्मक परियोजनाओं को कैसे प्रभावित करती हैं, उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।